ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो कोई साधारण ट्रैफिक जाम नहीं हैं। ये वो पल है जब एक साम्राज्य की जीवन रेखा अवरुद्ध हो जाती है। कजाकिस्तान रूस सीमा पर क्षितिज तक फैला ये विशाल धातु का सांप यूक्रेन में व्लादिमीर पुतिन की युद्ध मशीन को आखिरी जीवन रेखा देता है। और अब उस जीवन रेखा को पुतिन के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक, जिसे उन्होंने अपना शाश्वत मित्र घोषित किया था, ने निर्दयतापूर्वक और अपरिवर्तनीय रूप से काट दिया है। फोर्ब्स की 15 अक्टूबर 2025 की चौंकाने वाली रिपोर्ट में दुनिया के सामने आया, यह संकट एक साधारण सीमा शुल्क विवाद या नौकरशाही की गड़बड़ी से कहीं आगे तक जाता है। रूस के प्रतिष्ठित आर्थिक समाचार पत्र कोमरसेंट के हवाले से दी गई रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2025 के मध्य से कजाख मैदानों में 2500 से ज्यादा ट्रक फंसे हुए हैं और कुछ स्थानीय सूत्रों का दावा है कि यह संख्या कई बार 7500 से भी ज्यादा हो गई है। चीन से रूस के लिए सचमुच बेहद जरूरी सामान से लदे ये ट्रक कजाख मैदानों में फंसे हुए हैं और अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। तो फिर दशकों से रूस का वफादार सहयोगी यूरेशियन आर्थिक संघ का एक प्रमुख सदस्य और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO की रीढ़ रहे कजाखस्तान ने अचानक क्रेमलिन की जीवन रेखा को काटने और उसका गला घोंटने का फैसला क्यों किया? यह समझने के लिए कि यह जबरदस्त सैन्य व्यवस्था की रुकावट, यह अचानक नाकाबंदी कैसे और क्यों हुई, हमें सीमा पर बेबस होकर इंतजार कर रहे उन ट्रकों द्वारा ढोए जा रहे माल की नाजुक प्रकृति और पिछले कुछ वर्षों में खासकर यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से अस्थाना प्रशासन द्वारा चुपचाप लेकिन दृढ़ता से बदले गए भू राजनीतिक रुख को देखना होगा। फोर्ब्स और रूस के प्रमुख आर्थिक अखबारों कोमरसेंट और लेंटाडोंट्रू की रिपोर्टें इस संकट की शुरुआत सितंबर 2025 के मध्य से बताती हैं। इस तारीख से कजाक सीमा शुल्क अधिकारियों ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के चीन से आने वाले और रूस से होकर गुजरने वाले ट्रकों की जांच अचानक और नाटकीय रूप से कड़ी कर दी। हजारों ट्रकों की पहले से कहीं ज्यादा गहन जांच की गई। दस्तावेजों की कमी, नए सीमा शुल्क नियमों का पालन न करने और जोखिम विश्लेषण की आवश्यकता जैसे नौकरशाही के बहाने पारगमन प्रक्रियाओं को जानबूझकर धीमा कर दिया गया और अंततः पूरी तरह से रोक दिया गया। ड्राइवर और लॉजिस्टिक्स कंपनियां हफ्तों तक सीमा पर फंसी रहीं, उनका माल खराब होने का खतरा था जिससे लाखों डॉलर का नुकसान हुआ। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई बार ट्रकों के जमा होने की संख्या 7500 से ज्यादा हो जाती थी, लेकिन वर्तमान में लगभग 2500 ट्रकों का बैकलॉग एक गंभीर समस्या बन गया है। यह उतार चढ़ाव दर्शाता है कि यह संकट गतिशील होते हुए भी लगातार बना हुआ है। हालांकि मुख्य बात यह थी कि ये नए नियम और कड़े नियंत्रण विशेष रूप से किस प्रकार के सामान को लक्षित कर रहे थे। सीमा पर फंसे उन हजारों ट्रकों द्वारा ढोए जा रहे माल में जाहिर है सामान्य उपभोक्ता वस्तुएं भी थीं, लेकिन जिस माल को वास्तव में रोका जा रहा था, जिस माल को वास्तव में निशाना बनाया जा रहा था, वह कहीं अधिक संवेदनशील था। और भी ज्यादा रणनीतिक चीजें, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, माइक्रोचिप्स, सेंसर प्रोसेसर, सटीक मापन उपकरण, विशेष मिश्र धातुएं, CNC मशीनें, नागरिक कैमरे जिनका इस्तेमाल ड्रोन निर्माण में किया जा सकता है, मोटर और बैटरियां, और सबसे महत्वपूर्ण वे महत्वपूर्ण दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं जिनका इस्तेमाल नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिनका इस्तेमाल पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए किया जाता है। ये वे महत्वपूर्ण तकनीकी इनपुट थे जो रूस के लिए अपनी आधुनिक मिसाइलों को दिशा देने, अपने उन्नत टैंक बनाने, अपनी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों को संचालित करने और सबसे महत्वपूर्ण यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किए गए हजारों शहीद और लैंसेट प्रकार के कैमिकेज ड्रोनों को इकट्ठा करने के लिए बेहद जरूरी थे। इन सामानों के पारगमन को रोककर कजाकिस्तान प्रभावी रूप से उन धमनियों को काट रहा था जो रूसी युद्ध मशीन के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को पोषण देती हैं। रूस में लॉजिस्टिक्स कंपनियों के प्रबंधक कोमरसेंट को दिए गए बयानों में अपनी हैरानी और लाचारी को छिपा नहीं पाए। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई थी। कजाख अधिकारियों ने एक दीवार खड़ी कर दी थी और वे रातों रात सामने आई। इस नई वास्तविकता के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। रूस की एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स कंपनी के प्रबंधक मैक्सिम एमेलिन ने लेंटा.ru को उस भयावह क्षण का सारांश देते हुए एक बयान दिया जिससे स्थिति स्पष्ट हो गई। यह अब एक नई वास्तविकता है जिसका सामना करना ही होगा। यह कोई अस्थायी रुकावट नहीं थी, यह एक स्थायी विराम का संकेत भी हो सकता था। रूसी विदेश मंत्रालय के विरोध अनुरोध
और यहाँ तक कि छिपी हुई धमकियां भी अस्थाना में अनसुनी हो गईं। कजाकिस्तान अपना फैसला कर चुका था और पीछे हटने का उसका कोई इरादा नहीं था। कजाकिस्तान का अचानक और कठोर कदम न केवल एक सीमा शुल्क संकट था, बल्कि व्लादिमीर पुतिन के पूरे निकट विदेश सिद्धांत के पतन की सबसे दर्दनाक अभिव्यक्तियों में से एक था। 20 वर्षों में निर्मित यानी पूर्व सोवियत गणराज्यों को मास्को की आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य परिधि में बनाए रखने की रणनीति। अस्थाना के नजरिए से यह एक तर्कसंगत गणना आधारित अस्तित्व प्रवृत्ति है। राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकायेव के नेतृत्व में कजाक नेतृत्व ने हाल के वर्षों में कठोर भू राजनीतिक वास्तविकताओं में बदलाव देखा है और तदनुसार एक नया रुख, एक नया रास्ता तय किया है। यह रास्ता अब मास्को से होकर नहीं गुजरता। यह रास्ता मास्को को दरकिनार करने पर आधारित है। इस नए रास्ते की पहली अंतर्निहित सच्चाई यह है कि कजाक नेतृत्व को एहसास हो गया है कि अपने देश के आर्थिक और राजनीतिक भविष्य को मास्को से जोड़ना आत्महत्या होगी। यूक्रेन में रूस का युद्ध और उसके बाद लगे अभूतपूर्व पश्चिमी प्रतिबंध न केवल रूसी अर्थव्यवस्था को, बल्कि उस क्षेत्र की सभी अर्थव्यवस्थाओं को भी जो सीमा शुल्क संघ और यूरेशियन आर्थिक संघ जैसी संरचनाओं के माध्यम से रूस के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं, एक ब्लैक होल की तरह नीचे गिरा रहे हैं। तोकायेव इस दलदल से निकलने और अपने देश की क्षमता को मास्को के बंधनों से मुक्त करने के लिए सक्रिय रूप से नए रास्ते और नई साझेदारियां तलाश रहे हैं। इस खोज में सबसे ठोस और रणनीतिक परियोजना ट्रांस-कैस्पियन परियोजना है, जिसका उद्देश्य रूस को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए कैस्पियन सागर, अजरबैजान और तुर्की के रास्ते चीन को यूरोप से जोड़ना है। ट्रांस-कैस्पियन अंतर्राष्ट्रीय परिवहन गलियारा या मध्य गलियारा रूस की कक्षा से कजाकिस्तान के अलग होने और यूरेशिया के नए भू राजनीतिक केंद्रों में से एक बनने की उसकी इच्छा की सबसे ठोस अभिव्यक्ति है। भौगोलिक रूप से कजाकिस्तान इस गलियारे के केंद्र में स्थित है और इस परियोजना को लागू करने के लिए पश्चिमी और चीनी दोनों कंपनियों के साथ अरबों डॉलर के बुनियादी ढांचे और आधुनिकीकरण समझौते कर रहा है। मध्य गलियारा चीन से कजाकिस्तान, कैस्पियन सागर, अजरबैजान, जॉर्जिया और तुर्की होते हुए यूरोप तक हजारों किलोमीटर तक फैले रेलवे राजमार्गों और समुद्री मार्गों के एक नेटवर्क को संदर्भित करता है। यह मार्ग चीनी माल को यूरोप पहुंचाने के लिए रूस की ट्रांस साइबेरियन लाइन या ईरान के दक्षिणी मार्ग का एक विकल्प प्रदान करता है। यूक्रेन में युद्ध छिड़ने और रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों ने इस वैकल्पिक मार्ग के सामरिक महत्व को कई गुना बढ़ा दिया है। अब न तो चीन और न ही यूरोपीय आयातक रूस के रास्ते अपना माल भेजने का जोखिम उठाना चाहते हैं। यहीं पर मध्य गलियारा उभर कर सामने आता है, जिसमें यूरेशियन व्यापार का नया मुख्य मार्ग बनने की क्षमता है। कजाकिस्तान इस क्षमता को वास्तविकता में बदलने के लिए बड़े कदम उठा रहा है। देश के रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण, कैस्पियन सागर पर स्थित अक्तौ और कुरिक बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाने और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया जा रहा है। और इन निवेशों के लिए वित्त पोषण और तकनीक अब बीजिंग, ब्रुसेल्स और वॉशिंगटन से आती है, मास्को से नहीं। उदाहरण के लिए अमेरिकी औद्योगिक दिग्गज वेबटेक और कजाकिस्तान की सरकारी रेलवे कंपनी केटीजेड के बीच हस्ताक्षरित $600 मिलियन का मेगा लोकोमोटिव आधुनिकीकरण समझौता इस रणनीतिक मोड़ को वित्त पोषित करने और कजाकिस्तान की रेलवे को रूसी मानकों के बजाय पश्चिमी और चीनी मानकों के अनुरूप लाने के लिए बनाया गया है। ये समझौते अस्थाना की मास्को से स्वतंत्र होने और अपनी आर्थिक नियति स्वयं तय करने की इच्छा का सबसे स्पष्ट और ठोस प्रकटीकरण हैं। अपने रेलवे बुनियादी ढांचे को रूसी मानकों से हटाकर और उसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाकर कजाकिस्तान वास्तव में न केवल तकनीकी आधुनिकीकरण हासिल कर रहा है, बल्कि एक भू राजनीतिक अलगाव भी हासिल कर रहा है। यह स्थिति पुतिन के लिए एक पूर्ण दुस्वप्न है, क्योंकि मध्य गलियारे की सफलता का मतलब न केवल यह है कि रूस एक पारगमन देश के रूप में अपना महत्व खो देगा, बल्कि मध्य एशिया पर उसका आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव भी पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा। इस क्षेत्र के देश अब दुनिया के लिए खुलने के लिए मास्को के बंदरगाहों या रेलवे पर निर्भर नहीं हैं। सीमा पर ट्रकों को रोककर तुखायव दरअसल पुतिन को एक कड़ा संदेश दे रहे हैं, हमारा भविष्य अब तुम्हारे साथ नहीं है, हम अपना रास्ता खुद तय कर रहे हैं। कजाकिस्तान द्वारा अपनी सीमाएं बंद करने से न केवल रूसी युद्ध मशीनरी का दम घुटता है, बल्कि यह रूस को यूरेशिया के नए व्यापार मानचित्र से पूरी तरह बाहर भी धकेल देता है। यह न केवल आज के रूस के लिए, बल्कि भविष्य के रूस के लिए भी एक घातक आघात है।
इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली दूसरी वास्तविकता ये है कि कजाकिस्तान और अन्य मध्य एशियाई नेता रूस को एक कमजोर, अविश्वसनीय और यहाँ तक कि खतरनाक शक्ति के रूप में देखते हैं, जो अब इस क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के प्राथमिक प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका भी नहीं निभा सकता। इसका सबसे दर्दनाक सबूत रूस का अपना गहरा ऊर्जा संकट है। 2025 तक यह संकट बढ़ता ही गया और सितंबर-अक्टूबर 2025 में यूक्रेन द्वारा रूसी तेल रिफाइनरियों पर सफल और व्यवस्थित हमलों के साथ चरम पर पहुंच गया। परिणामस्वरूप क्रेमलिन को अपने घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कमी को नियंत्रित करने के लिए मध्य एशियाई देशों को ईंधन निर्यात पर अचानक प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस फैसले के कारण गंभीर ऊर्जा संकट, घबराहट में खरीदारी और सामाजिक अशांति फैल गई, खासकर ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे देशों में जो पूरी तरह से रूसी ईंधन पर निर्भर हैं। मॉस्को अब एक बोझ बन गया है जो अपने सहयोगियों की सबसे बुनियादी ऊर्जा ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, अपने वादे निभाने में नाकाम है और इसके विपरीत अपने द्वारा पैदा किए गए संकटों को अपने पड़ोसियों पर थोप रहा है। इस स्थिति ने मध्य एशियाई नेताओं की नज़र में पुतिन की एक अडिग बड़े भाई की छवि को धूमिल कर दिया है और उन्हें एक अविश्वसनीय और अस्थिर साझेदार बना दिया है। और इस अविश्वास को मजबूत करने वाला तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारक यूक्रेन का मुद्दा ही है। मध्य एशियाई नेता पल पल देख रहे हैं कि कैसे रूसी सेना को अपमानित किया गया है, कैसे उसे हार का सामना करना पड़ा है और कैसे उसे 3 साल से चल रहे युद्ध में पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। उन्हें एहसास हो गया है कि कमज़ोर होते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ते और अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझते मॉस्को के साथ बंधे रहना उनकी अपनी सरकारों के लिए खतरा पैदा करता है और पश्चिम से द्वितीयक प्रतिबंधों का खतरा पैदा करता है। इसलिए अब जब रूसी जहाज डूब रहा है तो वे अपने लिए नई और सुरक्षित लाइफ बोट्स की तलाश कर रहे हैं। कजाकिस्तान द्वारा अपनी सीमाओं को बंद करना क्रेमलिन के लिए डूबते जहाज को छोड़ने की रणनीति का सबसे स्पष्ट, सबसे क्रूर और सबसे विनाशकारी कदम है। कजाकिस्तान का यह साहसिक कदम मिडिल कॉरिडोर जैसी आर्थिक परियोजनाओं तक सीमित नहीं है। अस्थाना प्रशासन भी मॉस्को पर अपनी निर्भरता कम करने और सबसे संवेदनशील रणनीतिक क्षेत्रों में भी उसे अस्वीकार करने के लिए निर्णायक कदम उठा रहा है। ये कदम पुतिन के क्षेत्रीय आधिपत्य के सपनों पर एक कूटनीतिक तमाचा है और यह संकेत दे सकते हैं कि कजाकिस्तान अब रूस को एक बड़े भाई के रूप में नहीं बल्कि एक समान या शायद उससे भी कमज़ोर साझेदार के रूप में देखता है। इस रणनीतिक अस्वीकृति का सबसे ज्वलंत उदाहरण कजाकिस्तान में देश के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की परियोजना में देखने को मिला। परमाणु ऊर्जा उन प्रमुख क्षेत्रों में से एक है जिसमें रूस ने पूर्व सोवियत भूगोल में पारंपरिक रूप से अपना तकनीकी और राजनीतिक प्रभाव बनाए रखा है। उम्मीद थी कि कजाकिस्तान इस विशाल परियोजना को निस्संदेह रूसी सरकारी परमाणु कंपनी रोसाटॉम को सौंप देगा। हालांकि अस्थाना ने सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 29 अगस्त 2024 की रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कजाक सरकार ने परियोजना को सीधे रोसाटॉम को सौंपने के बजाय इस मुद्दे को राष्ट्रीय जनमत संग्रह के लिए रखने का फैसला किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने रोसाटॉम के साथ साथ संभावित बिल्डरों की सूची में चीनी CNNC, फ्रांसीसी EDF और दक्षिण कोरियाई KHNP कंपनियों को भी शामिल किया है। ये सिर्फ बोली प्रक्रिया की शुरुआत नहीं है, यह एक बेहद शक्तिशाली कूटनीतिक संकेत है कि क्षेत्र के रणनीतिक उद्योगों पर मॉस्को के निर्विवाद प्रभुत्व को नकार दिया गया है। इसका मतलब है कि अब हम आप पर निर्भर नहीं हैं, हमारे पास दूसरे विकल्प भी हैं। यह सिर्फ ट्रकों या सीमा शुल्क का मामला नहीं है, यह इस बात की घोषणा है कि मध्य एशिया में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल गया है और पुतिन की साम्राज्यवादी परियोजना ध्वस्त हो गई है। यह सिर्फ ट्रकों या सीमा शुल्क का मामला नहीं है, यह इस बात की घोषणा है कि मध्य एशिया में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल गया है और पुतिन की साम्राज्यवादी परियोजना ध्वस्त हो गई है। अगर कजाकिस्तान अपने सबसे रणनीतिक और संवेदनशील प्रोजेक्ट जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र में भी रूस को दरकिनार कर सकता है तो यह इस बात का प्रमाण है कि इस क्षेत्र में मॉस्को का पूरा प्रभाव, उसका सारा आकर्षण अब खत्म हो चुका है। कजाकिस्तान के इस कदम से रूस अब एक दोतरफा क्रूर सैन्य दुःस्वप्न में फंस गया है। किसी भी सेना के लिए, युद्ध अर्थव्यवस्था के लिए यह सबसे बुरी स्थिति है।
पश्चिम और पूर्व दोनों तरफ से जीवन रेखाएं एक साथ कट जाना, यह पूरी तरह से रणनीतिक जकड़न है। यूक्रेन में युद्ध शुरू होते ही पश्चिम ने रूस पर इतिहास के सबसे व्यापक प्रतिबंध लगा दिए। यूरोपीय संघ के देशों, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया, दुनिया की सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने रूस को उच्च तकनीक वाले उत्पादों, मशीन के पुर्जों, वित्तीय सेवाओं और कई अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। पश्चिम के लिए रूस के प्रवेश द्वार बाल्टिक सागर पर स्थित उसके बंदरगाह और यूरोप के साथ उसके रेल संपर्क काफी हद तक निष्क्रिय हो गए। यह रूसी अर्थव्यवस्था और रक्षा उद्योग के लिए पहला बड़ा झटका था। हालांकि क्रेमलिन को विश्वास था कि वह इस पश्चिमी नाकेबंदी को तोड़ सकता है। उसके पास दो बड़े तुरुप के पत्ते थे। पहला उसका विशाल पड़ोसी चीन, जिसने प्रतिबंधों में भाग नहीं लिया। दूसरा कजाकिस्तान जैसे मित्र देश, जो सीमा शुल्क संघ का सदस्य है और जिसने रूस और चीन के बीच सेतु का काम किया। योजना सरल थी। जो सामान पश्चिम से सीधे प्राप्त नहीं किया जा सकता था, उसे चीन के रास्ते खरीदा जाता और फिर कजाकिस्तान जैसे देशों के रास्ते रूस में तस्करी कर लाया जाता। यह समानांतर आयात और तस्करी का नेटवर्क कुछ समय तक चलता रहा। रूसी वीपी के इन माध्यमों से महत्वपूर्ण माइक्रोचिप्स और मशीन टूल्स की खरीद जारी रखता रहा। लेकिन अब यह आखिरी जीवन रेखा भी कट गई है। चीन से इस महत्वपूर्ण प्रवाह को रोककर कजाकिस्तान ने रूस को पूरी तरह से रसद संबंधी गतिरोध में डाल दिया है। पश्चिम से आने वाले सभी रास्ते पहले ही बंद कर दिए गए थे। अब पूर्व से यानी चीन से तस्करी का आखिरी रास्ता भी कजाकिस्तान ने काट दिया है। इसका मतलब है कि रूसी युद्ध मशीन के जीवन रक्षक तंत्र का प्लग खींच लिया गया है। कोई माइक्रोचिप नहीं, कोई मशीनी औजार नहीं, कोई ड्रोन के पुर्जे नहीं, कोई विशेष मिश्र धातु नहीं। रूसी सेना के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर यूक्रेन की सफलताएं और कजाकिस्तान की क्रूर कूटनीतिक और आर्थिक चालें अब रूसी युद्ध मशीन के इंजन को ठप कर रही हैं। यह सिर्फ देरी नहीं है, इसका मतलब है उत्पादन का रुकना, नए हथियार बनाने में असमर्थता। इस ऐतिहासिक विश्वासघात, इस घातक सैन्य आघात पर क्रेमलिन की क्या प्रतिक्रिया थी? एक आश्चर्यजनक चुप्पी, कुछ कमजोर कूटनीतिक विरोध, कुछ छिपी हुई धमकियां, बस इतना ही। व्लादिमीर पुतिन, जो कभी जरा सी अवज्ञा का जवाब बेहिसाब ताकत से देते थे और अपने पड़ोसियों को हिलाकर रख देते थे, अपने सबसे अहम सहयोगी के इस खुले विद्रोह के सामने इतने बेबस और निष्क्रिय क्यों हैं? इस खामोशी के पीछे क्रेमलिन की गहरी रणनीतिक निष्क्रियता और लाचारी छिपी है। पुतिन कजाकिस्तान को प्रभावी ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उसके हाथ बंधे हुए हैं। इस लाचारी का पहला और सबसे बुनियादी कारण यूक्रेनी दलदल है। रूसी सेना की सबसे बेहतरीन इकाइयां, सबसे आधुनिक हथियार और सबसे अनुभवी कमांडर 3 साल से यूक्रेन में ही भटक रहे हैं। क्रेमलिन के सैन्य संसाधन इतने कम हो चुके हैं कि उसके पास न तो अतिरिक्त सैन्य बल है और न ही रसद क्षमता, जिससे वह कजाकिस्तान जैसे विशाल और रणनीतिक देश पर सैन्य दबाव डाल सके और उसे दंडित कर सके। यूक्रेनी मोर्चे से सैनिकों को हटाकर उन्हें कजाक सीमा पर तैनात करने का मतलब होगा पहले से ही चरमरा रहे यूक्रेनी मोर्चे का पतन। यूक्रेन में युद्ध शुरू करके पुतिन ने वास्तव में खुद को अन्य सभी मोर्चों पर असहाय छोड़ दिया है। दूसरा कारण चीन का कारक है। कजाकिस्तान न केवल रूस के लिए बल्कि चीन के लिए भी एक महत्वपूर्ण पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार है। बीजिंग मध्य एशिया को अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना का केंद्र मानता है और इस क्षेत्र में स्थिरता को अपने राष्ट्रीय हितों के लिए आवश्यक मानता है। कजाकिस्तान के प्रति मास्को के किसी भी आक्रामक कदम का मतलब न केवल अस्थाना बल्कि बीजिंग को भी सीधे तौर पर नाराज करना होगा। यूक्रेन में युद्ध के कारण पश्चिम द्वारा पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके और आर्थिक रूप से चीन पर निर्भर हो चुके पुतिन के लिए बीजिंग के साथ संकट का जोखिम उठाना असंभव है। रूस के कमजोर होने से चीन को फायदा हो रहा है, लेकिन वह इस क्षेत्र में अराजकता नहीं चाहता। यह पुतिन के हाथों को जकड़ने वाली एक और बेड़ी है। तीसरा कारण घरेलू मोर्चे की कमजोरी है। यूक्रेन में युद्ध से उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयां, बढ़ते नुकसान और लामबंदी का खतरा रूसी समाज में असंतोष को खतरनाक रूप से बढ़ा रहा है। ऐसे माहौल में कजाकिस्तान के साथ कोई नया संकट या संघर्ष शुरू करने से घरेलू मोर्चे पर ये नाजुक दरारें और बढ़ सकती हैं। इससे रूस में रहने वाले कजाकों और अन्य मध्य एशियाई अल्पसंख्यकों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। यूक्रेन में युद्ध जारी रखने के लिए पुतिन को घरेलू मोर्चे पर इस नाजुक स्थिरता को बनाए रखना होगा। इसलिए उसे अपना गुस्सा निगलना होगा और कजाकिस्तान के विश्वासघात को बर्दाश्त करना होगा। नतीजतन पुतिन पूरी तरह से अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं।
वह न तो कजाकिस्तान को सजा दे सकते हैं और न ही खोए हुए रसद मार्ग को वापस पा सकते हैं। वह बस असहाय होकर अपने पिछवाड़े को फिसलते हुए अपने साम्राज्य के पतन को देख सकता है। यह एक सम्राट के लिए सबसे बड़ा अपमान है। आखिरकार कजाक सीमा पर इंतजार कर रहे ये हजारों ट्रक सिर्फ एक रसद संकट नहीं हैं। ये व्लादिमीर पुतिन के साम्राज्यवादी सपने के अंत का काफिला है। यह रूस की युद्ध मशीन को ऊर्जा देने वाली आखिरी धमनी का कट जाना है। यह पुतिन के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक है, जो चीन के साथ रूस के जमीनी पुल को काटकर डूबते जहाज को छोड़ रहा है। हमें चुनने के लिए धन्यवाद।